हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका, क्वालिफाइड जेआरएफ, और वेलकम बैक। होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक या कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म। जनरली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि स्टूडेंट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म टॉपिक है वो समझ में नहीं आता, और जब आंसर लिखने की बारी आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें लाकर उसमें लिख देते हैं। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने जब कॉपी इवैल्यूएट की है, तो मैंने यही पाया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म इतना भी टफ़ नहीं है जितना दिखता है हमें। ज़रूरत है इसके मल्टीपल डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करने की, राइट। कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म का जो बेसिक थीम है वो तो सबको पता होता है। पूरे आंसर कॉपी में कई जगह लिमिटेड गवर्नमेंट बस इतना ही लिखा होता है। सीरियसली, ये स्टूडेंट्स की कॉपीज़ चेक करते वक्त मैंने जो पाया। तो आज हम जो मल्टीपल डायमेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म की, वो कवर करेंगे और इनफ कंटेंट मिल जाएगा आपको आंसर राइटिंग के लिए। बट हाँ, मेरी रिक्वेस्ट ये है, आपसे रिक्वेस्ट ही है, मैं इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दे सकती आपको क्योंकि आप तो मानेंगे नहीं उसे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि एक कॉपी और पेन लेकर बैठो और अपने लेक्चर के साथ साथ में कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ताकि जब अपने आंसर्स लिखो ना, तो उसमें कुछ क्वालिटी पॉइंट्स ऐड ऑन करो, राइट, ताकि आपको मार्क्स मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर जो भी डाउट्स होते हैं आप लोग कमेंट करते रहना मेरे को, हाँ मैं क्लियर करूँगी। और हाँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके सिलेबस आपके एग्ज़ाम के पहले कवर हो जाएं, राइट। सो एक आप जब इस पर आंसर लिख सकते हो। एक ब्यूटीफुल कोटेशन है डेविड फिलमैन की, कि द टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट अंडर हायर लॉ। अब ये हायर लॉ क्या हो सकता है? मतलब जो हायर लॉ है वो कुछ भी हो सकता है। वो रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, या कोई कन्वेंशन हो सकता है जो अनरिटन होते हैं। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप देखेंगे कि बहुत सारे कन्वेंशन फॉलो किए जाते हैं, राइट। कन्वेंशन मतलब ट्रेडिशन के थ्रू वो फॉलो किए जाते हैं। कहीं पर हो सकते हैं वो रिटन फॉर्म में ना अवेलेबल हो, बट एज अ प्रैक्टिस वो वहाँ पर फॉलो किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट अंडर हायर लॉ, राइट। अब एक फिगर देखो, आप मैं डिटेल में चलने से पहले, अब ये जो भाई साहब है ना, इनको तो आप जानते ही होंगे, आप में से सभी जानते होंगे इनको। तो क्या ये लिमिटेड गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हैं? क्या यहाँ इन भाई साहब पे कोई लिमिटेशन है नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल सिस्टम पे? नहीं है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब हायर लॉ का तो छोड़ दो, लोगों का या पुलिस का या आर्मी का या कॉन्स्टिट्यूशन का या रिटन लॉ या अनरिटन लॉ या कन्वेंशन, किसी भी चीज़ का कोई कंट्रोल या लिमिटेशंस नहीं सेट हैं, राइट। तो क्या यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट करता है? नहीं ना। तो ये इस तरीके से चीज़ें आप समझते चलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है जो सपोर्ट करती है लिमिटेड गवर्नमेंट। अब लिमिटेड गवर्नमेंट को फर्दर आपको एक्सप्लेन करना है। लिमिटेड गवर्नमेंट वो है जिस पर कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस लगाए जाते हैं। एंड व्हाट आर दीज स्पेसिफिक लिमिटेशंस? या तो वो रिटन लॉ के थ्रू लिमिटेशंस होंगे, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस के थ्रू होंगे। जैसे यूनाइटेड किंगडम का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि यूनाइटेड किंगडम में जो मैक्सिमम जो प्रोविजंस हैं वो कन्वेंशन के रूप में फ़ॉलो किए जाते हैं, मतलब प्रैक्टिस हैं, कस्टम्स हैं या ट्रेडिशंस हैं के रूप में फ़ॉलो किया जाता है। तो लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जिस पर कुछ लिमिटेशंस लगी हों, कुछ लिमिटेशंस सेट हों, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होंगी या कन्वेंशन के थ्रू होंगी, कोई प्रोसीजर हो सकता है। लिमिटेशन किस चीज़ की? क्योंकि वो एक अपने दायरे में रहकर ही अपनी पावर को एक्सरसाइज करे, एग्जीक्यूट करे, उस दायरे से बाहर ना जाए। आप यहाँ पर देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर बार बार आएगा आपको वर्ड, राइट। तो उसे हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है और जो सपोर्ट करती है लिमिटेड गवर्नमेंट को। और लिमिटेड गवर्नमेंट को आपको फर्दर एक्सप्लेन करना है कि ऐसी गवर्नमेंट जो आर्बिट्री पावर्स जिसे आर्बिट्री पावर्स एक्सरसाइज करने से रोका जा सके,
राइट, जिस पर कुछ लिमिटेशन सेट हों कि अपने जुरिडिक्शन के बाहर जाकर वो डिसीजंस ना ले। राइट, अब जैसे लिमिटेशंस, एक एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पर, तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बार बार। तो मैं एक एग्जांपल, हाँ ये विजिबल नहीं होगा आपको शायद, लेट मी, ओके। सो जैसे ये लेजिस्लेटिव है, ये जुडिशियल है, ये एग्जीक्यूटिव, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। राइट, तो क्या लेजिस्लेचर जुडिशरी के डोमेन में जाकर अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी? नहीं ना। सेपरेशन ऑफ पावर तो यही है ना कि ये तीनों ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है वो अपने अपने जुरिडिक्शन में अपने काम करें। ओके, तो अगर ये दूसरे के डोमेन पे इंटरफेयर करते हैं, इट मीन्स वो आर्बिट्ररी मैनर में आता है, अपनी जुरिडिक्शंस को क्रॉस कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका लिमिटेशन ऑफ पावर हट जाएगा, अनलिमिटेड गवर्नमेंट नहीं रहेगी। गेटिंग इट? तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आप लिमिटेड गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद से हाँ फर्दर ये स्पेसिफिक लिमिटेशंस किस पर होती हैं? जो जनरल गवर्नमेंट होती है उसकी पावर्स पर ये लिमिटेशन सेट किए जाते हैं। और क्यों ज़रूरी है ये लिमिटेशन सेट करना? इसलिए ज़रूरी है ताकि जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है वो आर्बिट्री मैनर में डिसीजंस ना ले। आर्बिट्री मैनर का ये यहाँ पर मतलब है कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जैसे ये भाई साहब यहाँ पर, राइट, या कोई पर्टिकुलर ग्रुप, उसका डोमिनेंस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या पॉलिटिकल सिस्टम में, किसी भी एजेंसी में, राइट, कि वो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही डिसीज़न ले रहा है। ये होता है आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग। तो अब भी ये स्पेसिफिक लिमिटेशंस इसलिए सेट की जाती हैं जनरल गवर्नमेंट में ताकि उस गवर्नमेंट को रोका जा सके आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग से, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी बेसिक फ्रीडम्स को मेंटेन किया जा सके, इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके। राइट, तो लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। यहाँ से फर्दर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इट इज़ मोर देन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कतई ये मतलब नहीं है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। विदाउट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी नेशन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो हो बट स्टिल वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बट कई बार आप मिलिट्री कोप देखोगे वहाँ पर कि जब जो जनरल गवर्नमेंट होती है उस पर मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है तो वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं रह जाता है, राइट, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रह जाता। और वहीं पर आप यूनाइटेड किंगडम को देख लें, यूनाइटेड किंगडम पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट देयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन का लेना देना नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब रूल ऑफ लॉ होना, और वो जो लॉ है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, वो कन्वेंशन के फॉर्म में भी हो सकता है। गेटिंग इट? बट ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ पे आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म पर मैक्सिमम कंट्रीज़ पे अवेलेबल है। ओके, फिर इसके बाद से जो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। दिस इज़ अपोजिट टू आर्बिट्री पावर, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये इसका अपोजिट क्या होता है? आर्बिट्री पावर। जो ये भाई साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये आर्बिट्री पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। ओके, तो दिस इज़ द enough meaning of the constitutionalism and basic introduction of the constitutionalism जो अपने आंसर पे आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम या फ्लो चार्ट या पॉइंट्स में प्रोवाइड किया है आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। बाकी आपको पैराग्राफ में ही लिखना होगा, इसे कुछ छोटे छोटे फ्लो चार्ट भी बनाने होंगे। एनी डाउट? क्लियर इट ना? फर्दर चलते हैं। एक स्कॉलर हैं केनेथ कल्प डेविस, इन्होंने अपनी बुक डिस्क्रिशनरी जस्टिस पे 3 मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग पावर किया है कि मान लीजिए जो हमें लिमिटेड गवर्नमेंट करनी है ना, ये जो गवर्नमेंट है इसको लिमिटेड रखा जाए, इस पर कुछ लिमिटेशन सेट की जाएं ताकि इसको आर्बिट्री गवर्नमेंट बनने से रोका जा सके। और ये आर्बिट्री गवर्नमेंट बनने से इसलिए रोका जा सके ताकि जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी फ्रीडम, उनके राइट्स को सिक्योर किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो केनेथ कल्प कहते हैं कि पावर को कंट्रोल करने के
3 मेथड्स होते हैं इन जनरल सेंस, राइट। पहला है कन्फाइनिंग। कन्फाइनिंग का मतलब है बाउंड्रीज सेट करना, ज्यूरिडिक्शन सेट करना, राइट। जैसे कि जब हम 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर है, राइट। जो जुडिशरी है वो अपना काम करती है, राइट। जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम करती है, जो लेजिस्लेचर है वो अपना काम करती है। तीनों ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के अपने अपने फंक्शन हैं और इनकी जो पावर है वो कन्फाइन कर दी गई है। तो इसी तरीके से अगर आपको पावर को कंट्रोल करना है तो आपको बाउंड्रीज सेट करना होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट मैथड। सेकेंड इज़ द स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग का मतलब है ऐसे मेथड्स, ऐसे प्रोसीजर बनाना कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करे इन मेथड्स या इन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग। थर्ड है आपका चेकिंग, चेक एंड बैलेंस जो होता है, मतलब एक कोई थर्ड पार्टी होनी चाहिए जो रिव्यू कर सके इनकी फंक्शनिंग को कि हाँ जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट है वो अपने ज्यूरिडिक्शन में रहकर काम कर रही है या जो इस्टेब्लिश्ड मेथड्स एंड प्रोसीजर्स हैं, जो रूल ऑफ लॉ है उसके दायरे में रहकर या रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है अपनी पावर को। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए एक थर्ड पार्टी होनी चाहिए। तो जनरली जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में देखें तो जो जुडिशरी है ये क्या है, एक थर्ड पार्टी का काम करती है चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में। और वो मेथड कौन सा होता है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जब लेजिस्लेचर, मतलब इंडिया में अगर देखें पार्लियामेंट जब कोई लॉ बनाती है ना, पहले बिल लाएगी पार्लियामेंट में, फिर उसको लॉ बनाया जाएगा, तो उस लॉ को रिव्यू करती है जुडिशरी कि जो ये लॉ है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा इसे और इसे गवर्नमेंट को ख़त्म करना पड़ेगा। अब ये लॉ नहीं रहेगा। कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है, मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो आप जिस केस में ऐसा हुआ है जहाँ पर जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करके किसी भी लॉ को स्ट्रक डाउन किया हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसेंट में जो हुआ था NJAC, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, तो गवर्नमेंट बिल लाई थी NJAC का और इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, बट जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। कोई और एग्जांपल आप दे सकते हो मुझे, कमेंट में मुझे बताना। अगर आप इवन आपको अगर NJAC के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मुझे देना कमेंट बॉक्स में, ओके। तो ये 3 मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पावर हो गए अकॉर्डिंग टू केनेथ कल्प डेविस, और इन मेथड का यूज़ करके हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एक पहले मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है, एक चार्टर होता है गवर्नमेंट का, राइट। या तो रिटन फॉर्म में होगा या अनरिटन फॉर्म में होगा। जैसे ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अनरिटन फॉर्म में हैं, कन्वेंशन उन्हें कहते हैं, और कुछ बिल्स हैं जो बिल डॉक्यूमेंट के रूप में हैं। बट इंडिया में तो एज सेट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। पूरा रिटन डॉक्यूमेंट है इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक चार्टर होता है गवर्नमेंट का जहाँ से गवर्नमेंट अपनी जो रूल करने की अथॉरिटी है वो डराइव करती है पीपल्स से, राइट। और इस चार्टर में या इस डॉक्यूमेंट में वो सारे प्रोसीजर्स, सारे प्रोविजंस लिखे होते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट का क्या पर्पस होगा, वो क्या मेथड्स रहेंगे, क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, या जो स्टेट एंड सोसाइटी है इसके बीच में रिलेशन क्या रहेगा। तो सब ये प्रोविजंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एबिलिटी है इस कॉन्स्टिट्यूशन की टू एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑन द पावर एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या हो गई, एबिलिटी हो गई कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में इनफ वो प्रोविजंस हैं जो गवर्नमेंट में लिमिटेशन सेट करते हैं जिससे कि गवर्नमेंट आर्बिट्ररी मैनर पे बिहेव ना करे, आर्बिट्ररी मैनर पे रूल ना करे। गॉट इट, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म। अगर आप याद रखोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फर्दर चलते हैं कि देयर आर 2 ट्रेडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। 2 ट्रेडिशंस में एक है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड सेकेंड इज़ द लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म
अब यहाँ से हम ओरिजिन भी देखेंगे, ये जो ट्रू ट्रेडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हुए हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऐसा तो नहीं है कि कोई रिवॉल्यूशन आई या कोई डॉक्यूमेंट लाया गया और हम इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और सेट कर दिया गया। जैसे कि ह्यूमन राइट्स के लिए एक डिक्लेरेशन हुआ था, राइट, और ह्यूमन राइट्स को ऑफिशियली यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर रिटन डॉक्यूमेंट लाया गया है इसके लिए। सो ट्रेडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टाइम टू टाइम इवॉल्व हुआ है, जैसे जैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम या लीगल सिस्टम इवॉल्व हुआ है, राइट। तो पहला जो डायमेंशन है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये क्लासिकल ट्रेडिशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, जबकि जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये मॉडर्न ट्रेडिशन है। तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या होता था, उस टाइम तो लीगल सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, गेटिंग। तो उस एक डॉक्ट्राइन बहुत ही प्रचलित थी एंशिएंट टाइम पे ग्रीक सिटीज़ में, मिक्स्ड गवर्नमेंट, राइट। तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो जर्नी है वो मिक्स्ड गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तक है, जबकि जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इसकी जो जर्नी है फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ पावर टू जुडिशियल रिव्यू। अब दोनों को समझते हैं। अगर आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़े हैं क्या आपने? एरिस्टोटल पढ़ा है आपने? अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बहुत ही सिंपली समझाती हूँ। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना वो मॉडरेट क्लास रूल करना चाहिए। क्यों मॉडरेट क्लास को रूल करना चाहिए, राइट? क्योंकि जो रिच होते हैं और एक क्लास होती है पुअर, और बीच में होती है मिडिल क्लास। तो एरिस्टोटल का जो गोल्डन मीन प्रिंसिपल है उसमें आप देखेंगे कि एरिस्टोटल सपोर्ट करते हैं अपने पॉलिटी सिस्टम में, जो उनका बेस्ट सिस्टम था गवर्नेंस का, उसमें रूल कौन करे? मिडिल क्लास का रूल हो। क्योंकि ये जो रिच एंड पुअर हैं वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर रिच का रूल होगा तो पुअर इनके अगेंस्ट में षड्यंत्र करेंगे, राइट, रिवॉल्यूशन लाएंगे, या अगर पुअर का गवर्नेंस जो रूल होगा तो रिच इसके अगेंस्ट में षड्यंत्र करेंगे। तो जो मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास है जिस पर दोनों ट्रस्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं गोल्डन मीन या मॉडरेशन प्रिंसिपल। मॉडरेट मतलब बैलेंस रहना, ना तो रिच है ना तो पुअर है, बीच का है। तो ये मिक्स्ड गवर्नमेंट सिस्टम आप देखेंगे कि एंशिएंट टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थी। तो जैसे कि आप चाहे प्लेटो को ले लो चाहे एरिस्टोटल को ले लो, आप देखोगे कि उन्होंने जनरली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बताया है गवर्नेंस के: मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। और ये ही जो 3 सिस्टम है ये जब डीजेनरेट हो जाते हैं, राइट, जब ये परवर्टेड फ्रॉम मतलब इनका करप्ट फॉर्म जो होता है, अगर करप्ट हो गया ये सिस्टम आई एम सॉरी गाइस, एक्चुअली मुझे थोड़ी सी कोल्ड एंड कफ है ना, बट आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में मुझे ये वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। एनीवे, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। तो हाँ, तो मोनार्की का जो करप्ट फॉर्म होगा वो किस में? टायरनी में कन्वर्ट होगा। और एरिस्टोक्रेसी का जो करप्टेड फॉर्म है वो ओलिगार्की में कन्वर्ट होगा। और जो डेमोक्रेसी का करप्टेड फॉर्म है वो एनार्की में कन्वर्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर ज़रूरी था हमें मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो अब देखो ना, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो डॉक्ट्राइन है, जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन सेट करने के लिए लाया गया था, किस पर? जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी उस पर, कि अपनी जो पावर है उसका मिसयूज़ ना करे। ओके, फिर धीरे धीरे आपका सेपरेशन ऑफ पावर आता है, राइट। अब सेपरेशन ऑफ पावर, इसके बाद से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आएगी जहाँ पर लॉयल अपोजिशन की बात होगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट 17th एंड 18th सेंचुरी में आएंगे। सेपरेशन ऑफ पावर सिंपल, जो लेजिस्लेचर, जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, उनकी जो पावर्स हैं वो कन्फाइन होती हैं, बाउंड्रीज सेट होती हैं और अपने जुरिडिक्शन में अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ जाता है, मॉडर्न ट्रेडिशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, जहाँ पर मॉन्टेस्क्यू ने अपनी द स्पिरिट ऑफ लॉ में सेपरेशन ऑफ पावर का एक मैच्योर या एक सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन दिया था। इसके बाद से ये जो आपका जुडिशियल रिव्यू धीरे धीरे डेवलप होता है। जुडिशियल रिव्यू का मेन कॉन्सेप्ट किस लिए आया?
ताकि चेक एंड बैलेंस मेंटेन किया जा सके कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ थर्ड पार्टी जो रिव्यू करती है फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, तो ये दो ट्रेडिशन हो गए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। तो जैसा कि मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं आया, ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 2012-15 का जो मैग्ना कार्टा है जो इंग्लैंड में लाया गया था, जिस पर ये एक तरीके से मैग्ना कार्टा क्यों लाया गया था, टू सेट दी सर्टेन लिमिट्स ऑन द किंग्स पावर। जो मोनार्की था यूनाइटेड किंगडम में उसकी पावर्स को लिमिट करना। दो कि ये जो मैग्ना कार्टा वो कुछ लोगों द्वारा लाया गया एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसने जो वहाँ का राजा या रानी थे, जो मोनार्की था, उस पर कुछ लिमिटेशन सेट की गई कि जो किंग है उसको इन लिमिटेशन के दायरे में रहकर ही अपनी पावर एक्सरसाइज करनी है। दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कि कैसे एक ये भी फैक्टर है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इवॉल्व हुआ। इसी तरीके से इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, तो 1689 में जब गोल्डन रिवॉल्यूशन हुई अमेरिका में इंग्लैंड में, तो वहाँ पर भी ये जो डॉक्यूमेंट लाया गया इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, इसने भी लिमिटेशन सेट की थी मोनार्क एंड पार्लियामेंट में। गेटिंग इट? तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से जॉन लॉक ने अपनी बुक में डिस्कस किया है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जॉन लॉक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं बता दूं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के आधार ने बताया है कि स्टेट ओरिजिन में कैसे आया, हाउ स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो एक अथॉरिटी बनाएंगे जो इन पर रूल करेगी, राइट। इस तरीके से स्टेट आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन हो जाता है। इसका डिटेल लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप समझ सकते हो। तो जॉन लॉक ने जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये अथॉरिटी बनाई जाएगी, तो इसको लिमिटेड गवर्नमेंट बनाया। इस पर कुछ लिमिटेशंस रखी, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी स्टिल इंडिविजुअल्स के पास था जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे पार्टिसिपेट किया था। और इन केस जो ये गवर्नमेंट बनाई गई है ये इस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम नहीं करती है, तो लोग इसे चेंज कर सकते हैं। गेटिंग इट? तो इस तरीके से जॉन लॉक ने जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फ़िलॉसफी है उसको आगे बढ़ाया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब आप कैसे पता करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट करता है या नहीं? जो हम अभी ये बात कर रहे थे ना इनकी, ये भाई साहब की, कि यहाँ से ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं है। क्यों हम ऐसा कह रहे थे? देयर आर सम एलिमेंट्स जिसके आधार पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या नहीं है। तो व्हाट आर दीज एलिमेंट्स, यही हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। सो एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। पहला क्या होना चाहिए? जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, जो 3 ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में कन्फाइनिंग ऑफ द पावर्स या सेट बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए। सेकेंड है रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। क्या नॉर्थ कोरिया की जो गवर्नमेंट है क्या वो अकाउंटेबल है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? नहीं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए दूसरा ये जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल प्रेजेंट होना ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो। अब ये कैसे हो सकती है कि गवर्नमेंट को जिस पर्पस के लिए इलेक्ट किया गया है वो पर्पस सर्व होना चाहिए। देन पॉपुलर सॉवरेनिटी, मतलब सुप्रीम पावर कहाँ किस पर होती है? अल्टीमेटली पीपल्स पे, सिटीजन्स पे। तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी अथॉरिटी या अपनी लेजिटिमेसी कहाँ से डिराइव करती है? फ्रॉम दी पीपल। देन रूल ऑफ लॉ, मतलब नो वन इज़ अबव द रूल, अबव द लॉ, सब कोई लॉ के सामने इक्वल है, राइट। इसके बाद से इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ज़रूरी है, थर्ड पार्टी का काम करेगी, चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेगी, रिव्यू करेगी फंक्शनिंग ऑफ द अदर
ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ लॉ मेंटेन रहे, राइट। इसके बाद से फ्री सोसाइटी, लोगों के जो राइट्स हैं वो मेंटेन रहे, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ज़रूरी है। देन इंडिविजुअल राइट्स प्रेजेंट होना, जैसे कि इंडिया में क्या फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना, सो फंडामेंटल राइट्स शोज़ दैट कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स के राइट प्रोटेक्ट किए जाते हैं इवन बाय द कोर्ट, राइट, सो इट मीन्स दैट कि बेसिक जो राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के, दे आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड, गेटिंग इट। देन सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, सो आप देखोगे कि जो मिलिट्री पर सिविलियन कंट्रोल होना चाहिए। पाकिस्तान जैसा नहीं होना चाहिए कि मिलिट्री ही सिविलियंस, ये जो जनरल गवर्नमेंट है उसको टेक ओवर कर लेती है। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि मिलिट्री पर सिविलियन कंट्रोल हो, जनरल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, राइट। जो मिलिट्री है ये डेमोक्रेटिक डिसीजन पे इंटरफेयर ना करे, ओके। पुलिस अकाउंटेबिलिटी, अब पुलिस अकाउंटेबिलिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि इंडिविजुअल्स के राइट्स, फ्रीडम्स एंड डिग्निटी को अपहोल्ड किया जा सके, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर इंडिया में बात की जाए तो होप्स हो कि बिफोर मूविंग ऑन दिस टॉपिक, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का टॉपिक है, ट्रेडिशंस हैं, आपको क्लियर है ना, यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हैं इस पे। तो ये सारे डायमेंशन जो स्टूडेंट है वो अपने आंसर पे नहीं इंक्लूड करते, ज़्यादातर स्टूडेंट, कुछ ही एक दो हैं जो इंक्लूड करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया में आप बात करो तो जो इवन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ सारे प्रोविजंस बहुत ही डिटेल में मेंशन है। तो कुछ केस हम कंसीडर करते हैं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड, बाकी आप चीज़ें तो लिख ही लोगे। कुछ जैसे कि रामेश्वर प्रसाद एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस हैं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफ़ाइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये क्या है, ये ऑब्स्ट्यूलिज्म को कहीं ना कहीं रोकती है कि जो गवर्नमेंट है वो ऑब्सोल्यूट गवर्नमेंट ना बने, वो लिमिटेड गवर्नमेंट रहे, राइट। इसके बाद से रूल ऑफ लॉ प्रॉमिस करती है। तो अब ये सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ मेंशन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओके। नेक्स्ट है IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस जो था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो स्टेटमेंट थी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इज़ अ लीगल प्रिंसिपल। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के दो ट्रेडिशन है, क्लासिकल वन इज़ द पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न वन इज़ द लीगल ट्रेडिशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है दिस इज़ अ लीगल प्रिंसिपल, राइट। और ये किस लिए ज़रूरी है, ताकि जो गवर्नमेंटल पावर है उसका एक्सरसाइज लिमिटेड तरीके से हो, ओके। तो ये दो केस मेंशन ज़रूर करना जब भी आंसर लिखना। और आप कैसे कह सकते हो कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, तो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे ना कि व्हाट एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर किसी पॉलिटिकल सिस्टम में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं देन यू कैन से दैट कि येस देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जैसे कि आप रूल ऑफ लॉ होना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना, जुडिशियल रिव्यू का प्रेजेंट होना, सेपरेशन ऑफ पावर विथ प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस होना, देन रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फंडामेंटल राइट्स जो प्रोटेक्टेड हो कोर्ट के द्वारा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये सारे एलिमेंट्स आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, इंडियन सिस्टम में प्रेजेंट है। यू कैन से दैट कि हाँ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। सो क्रिटिसिज्म, अगर क्रिटिसिज्म की हो सकता है कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने को आ जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जो जैसे कुछ स्कॉलर ने हाईलाइट किया है, जैसे कि मरे रोथबर्ड हैं, उन्होंने एक एनार्को कैपिटलिज्म टर्म कॉइन किया है टू क्रिटिसाइज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, टू अटैक द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एनार्को कैपिटलिज्म, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है दे आर इनकेपेबल ऑफ रेस्ट्रेनिंग द गवर्नमेंट एंड डू नॉट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। व्हाट डज इट मीन? सो मैरी रोथबर्ड कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैपेबल नहीं है कि जो गवर्नमेंट है उस पर लिमिटेशन सेट कर सके और जो इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, राइट। इनकेपेबल है,
तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होने से क्या मतलब है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने से क्या मतलब है जहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स की कोई गारंटी नहीं है प्रोटेक्शन की। नेक्स्ट लीगल स्कॉलर हैं जेरेमी वॉल्ड्रॉन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है और इसे कहते हैं अनडेमोक्रेटिक। सो कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट जस्ट अबाउट रेस्ट्रेनिंग एंड लिमिटिंग द पावर, दे आर अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल्स। ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट की पावर पर लिमिटेशन सेट करे, वो जो कन्फाइनिंग या सेटिंग दी बाउंड्रीज़ है ये सिर्फ पर्पस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल पर्पस क्या है, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, जो मासेस हैं, उनको एम्पावर करना। एम्पावर का मतलब है कि डिसीज़न मेकिंग वो कर सके, इस लायक बनाना उन्हें। ओके, सो इस तरीके से आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो। नेक्स्ट कंक्लूड कर सकते हो आप अपने आंसर को कुछ इस तरीके से, बाकी आपका अपना कंक्लूजन भी हो सकता है गाइस। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, बहुत सेंट्रल थीम है गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी की मॉडर्न टाइम पे। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमारा प्रोवाइड करता है चेक्स एंड बैलेंसेस को, जिससे कि जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो अपनी एक्सेसिव पावर को यूज़ ना करें। इंडिविजुअल्स की लिबर्टी एंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशनिज्म इज़ अ बेसिकली गुड प्रैक्टिस इन डेमोक्रेसी, राइट, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अचीविंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑल, इंक्लूसिव ग्रोथ आप मेंशन कर सकते हो, राइट, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी, ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। तो होप्स हो कि कंक्लूज़न इस जो आज का डिस्कशन रहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, आपको इनफ आइडिया लग गया होगा, इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो हमें क्या क्या डायमेंशन इंक्लूड करने की ज़रूरत है। गेटिंग इट? सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एंड आप में से बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरे लेक्चर्स तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज़ डू इट। ये मुझे मोटिवेट करेगा टू क्रिएट सच काइंड ऑफ कंटेंट। दैट्स इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।